चैप्टर नेम इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारी धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स पाए जा रहे हैं सब में कोई ना कोई तरह का मूवमेंट ज़रूर होता है, इसलिए हम कहते हैं मूवमेंट एक लिविंग्स का एक फीचर होता है। मूवमेंट लिविंग का एक फीचर होता है। जैसे एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें तो उसमें भी कई तरीके के मूवमेंट पाए जाते हैं। जैसे अगर हम सिंगल सेल एनिमल की बात करें या सिंगल सेल एनिमल जैसे अमीबा की बात करें, ये हो गया अमीबा। अमीबा की बात करें, अमीबा में जो अंदर प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो भी पूरे सेल में इस तरह से घूम रहा है, सेल में घूम रहा है, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। और कुछ एनिमल्स में सीलिया सीलिया प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो इसे कहते हैं सीलिया फ्लैजेला टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी मूव करते हैं, सीलिया फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स। और जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में लिम्स की बात करें, लिम्स, जाज एंड आईलिड्स, टंग, ये सब भी मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे मूवमेंट जिनसे लिविंग के लोकेशन में, प्लेस में चेंजिंग आए तो उसे क्या कहते हैं, लोकोमोशन। ऐसे मूवमेंट जिनसे लिविंग के लोकेशन में चेंज आए, सब मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द प्लेस, प्लेस में चेंज आए, उसे लोकोमोशन कहते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, इससे हमारे लोकेशन में चेंज आता है। फ्लाइंग, स्विमिंग, ये क्या कहलाते हैं, ये है लोकोमोशन। ठीक है, इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो जो मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो उनसे अलग नहीं होते हैं। जैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सीलिया, वो होता है सीलिया। देखिए पैरामीशियम में सीलिया, यह मूवमेंट में हेल्प करता है और यही भोजन को अंदर फेरिंग्स में पहुंचाता है, फूड को फेरिंग्स में पहुंचाता है। तो पैरामीशियम में क्या हो गया, सीलिया, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा और फूड को फेरिंग्स में भी पहुंचाएगा। हाइड्रा में बात करें, हाइड्रा में होता है टेंटिकल्स। हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स, ये अपने फूड को पकड़ने में, कैप्चरिंग द प्रे, अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने में और उसको, और अब उस हाइड्रा के लोकोमोशन में भी काम करता है, दो काम करते हैं। और जैसे अगर हम लोग बात करें हाथ पैर से, लिम्स क्या करते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं, बॉडी पोस्चर भी चेंज कर सकते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन, उनकी स्टडी हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये एक ही ऑर्गन से दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, एक ही ऑर्गन से दोनों चीज़ें हो रही तो दोनों की स्टडी एक ही साथ करेंगे। जैसे जितने भी लोकोमोशन है, लोकोमोशन, आल लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं बट आल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये चीज़ याद कर लीजिए, जितने भी लोकोमोशन है मूवमेंट हो सकते हैं पर जितने भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं हो सकते। ठीक है, और उनके हैबिटाट के हिसाब से, उनके हैबिटाट के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से और डिमांड ऑफ सिचुएशन, किस तरह की डिमांड है उस टाइम, उसके हिसाब से लोकोमोशन भी कई तरीके का होता है। एनिमल मेथड ऑफ लोकोमोशन, जैसे कुछ कुछ लोग, कुछ एनिमल्स फूड के लिए लोकोमोशन करते हैं, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, मेटिंग के लिए करते हैं, या ब्रीडिंग के लिए करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए करते हैं लोकोमोशन। ठीक है, या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, जैसे कुछ लोग, कुछ एनिमल्स होते हैं जो जाड़ों में नहीं रह पाते, ठंडी में, तो वो गर्म जगह पर जाते हैं वो लोकोमोशन करके। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन ढूंढते हैं, या एनिमीज, अपने दुश्मन से भागते हैं उसके लिए लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोशन सिचुएशन के हिसाब से होता है और हैबिटाट कहाँ कैसा रहन सहन है उनका। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में तीन तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है अमीबाइड मूवमेंट, दूसरा सीलरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट की बात करें, जैसे हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स है ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेजेस सेल्स क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको मारती है, उनको डेड करती है। ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों यही काम करती है। इनमें अमीबाइड मूवमेंट होता है, अमीबाइड अमीबा की तरह का मूवमेंट होता है। अमीबा क्या करती है, सीडोपोडिया बना, सीडोपोडिया मतलब नकली पैर। ठीक है, सीडोपोडिया फॉर्मेशन करती है, स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है अमीबा में, अमीबा में स्टीमिंग प्रोटोप्लाज्म होता है, इससे क्या होता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये मूवमेंट करती है। इसी तरह से मूवमेंट मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स में होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में साइटोल स्केलेटल एलिमेंट्स या माइक्रोफाइब्रिल्स भी अमीबाइड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और सिलियरी मूवमेंट की बात करें, सिलियरी मूवमेंट जैसे हमारी बॉडी में ट्यूबुलर ऑर्गन्स है, जैसे हमारी नेजो, नाक की जो ट्रैकिया होगी। अगर हम ट्रैकिया की बात करें, देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या होता है, अंदर सीलिया की तरह के, जैसे ये ट्रैकिया पाइप है, ये ट्रैकिया पाइप है, इसमें अंदर सीलिया से, इस तरह से सीलिया की तरह के फॉर्मेशन होता है जो हमारे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। जो क्या करता है, ट्रैकिया में,
ट्रेकिया में क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है और फॉरेन जो पार्टिकल होते हैं उसको बाहर निकालता है, ठीक है। ये क्या, इसमें भी सिलियरी मूवमेंट होता है, ट्रेकिया में सिलियरी मूवमेंट होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो ओवा का पैसेज होता है, ओवा को पास करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो भी सीलिया की वजह से, सीलिया के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ सिलियरी मूवमेंट होता है। जो ट्यूबुलर आर्गन होंगे उसमें सिलियरी मूवमेंट होगा, और मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स में अम्यूबाइड मूवमेंट होगा। और फिर अगर हम मस्कुलर मूवमेंट की क्या बात करें, तो लिम्ब में, हमारे हाथ पैरों में, जबड़ों में, जाँघ में, टांग में, इसमें कैसा मूवमेंट होगा, मस्कुलर मूवमेंट होगा, ठीक है। जो मसल्स होते हैं उनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, ठीक है, इसलिए उससे लोकोमोशन होता है। मूवमेंट्स ऑफ मेजॉरिटी मस्कुलर। लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए हमें मसल्स का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसमें स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम दोनों मिलते हैं, दोनों का काम एकदम परफेक्ट, दोनों एक साथ काम करते हैं, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों काम करते हैं लोकोमोशन के लिए। अब हम बात करते हैं मसल्स की। जैसे कुछ एनिमल्स में फ्लैजेला और सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजेला और सीलिया पाए जाते हैं, तो उनमें फ्लैजेलर मूवमेंट होता है। फ्लैजेलर मूवमेंट किस तरह से होता है इसमें, जैसे ये एनिमल्स हो गया, ये एनिमल हो गया, ये एनिमल है, इसके ऊपर इस तरह से फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, ये फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। ये फ्लैजेला क्या करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स जैसे स्ट्रो स्पर्मेटोजोआ के स्विमिंग के लिए काम करते हैं। फ्लैजेलर मूवमेंट किस में होता है, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, या मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस जो होते हैं, स्पंजेस पोरीफेरा, ठीक है, पेरीफेरा में स्पंजेस में क्या होता है, वाटर करंट कैनाल सिस्टम होता है। इस तरह से वाटर, ये स्पंजेस होते हैं, इसके अंदर एक वाटर करंट कैनाल सिस्टम होता है, उसमें इसमें अंदर वाटर जाता है इस तरह से, इसलिए इसे कहते हैं वाटर करंट कैनाल सिस्टम। स्पंजेस में वाटर करंट कैनाल सिस्टम में काम करते हैं, वाटर को अंदर लेके जाने में काम करते हैं फ्लैजेला। और प्रोटोजोआ में लोकोमोशन में, जैसे यूग्लिना में लोकोमोशन में काम करती है, ये फ्लैजेलर मूवमेंट इसमें होता है, ठीक है। अब हम मसल्स की बात करते हैं। मसल्स कहाँ से बनी होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। मीजोडर्मल मतलब जो हमारे मीजोडर्म से इनका फॉर्मेशन होता है मसल्स का, ठीक है, मीजोडर्म से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के मीजोडर्म लेयर से। एम्ब्रियो में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो एम्ब्रियो के मीजोडर्म लेयर से फॉर्मेशन होता है हमारी मसल्स का। हमारी बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट किसका होता है, मसल्स का होता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबल, अपने आप को एक्साइट भी कर सकती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्टाइल भी कर सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है इसमें, और इलास्टिसिटी भी होती है। ये 4 प्रॉपर्टी होती है इनकी मसल्स की। इनकी जैसे लोकेशन के हिसाब से और अपीयरेंस के हिसाब से कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके हिसाब से इनको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये मसल्स 3 टाइप की होती है। एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती है स्केलेटल मसल्स, सेकंड होती है विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल ऑर्गन से जुड़ी होंगी, स्केलेटल मतलब जो हड्डी वाला पोर्शन होता है उनसे जो जुड़ी होती है उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स, जो हड्डी वाला पोर्शन होता है उनसे जुड़ी होती है। इनमें क्या होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, जैसे ये स्केलेटल मसल्स, ये मसल्स है, ये मसल्स हो गई, इनके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, इस तरह से रेखाएं बनी होती है, ठीक है, इसे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस कहते हैं। इनकी अपीयरेंस स्ट्रिप्ड होती है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। हेंस कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, इसे स्ट्रिएटेड कहते हैं, ठीक है। अंडर द दे आर एक्टिवेटेड अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। ये क्या होती है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। जब हम सोचेंगे तब हम हाथ हिला सकते हैं। ये हाथ हमारा किससे हिल रहा है, ये हिल रहा है हमारे ये जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स हमारी हड्डी से जुड़ी हुई है, ये स्केलेटल मसल्स की वजह से जो हिल रहा है, ठीक है। ये हम जब हम सोचेंगे, जब हमारे मसल नर्वस सिस्टम काम करेगा तब ये हमारी मसल्स काम करेंगे, ठीक है। ये हमारी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, ठीक है, देखिए कंट्रोल में होती है। स्केलेटल मसल्स नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होंगी, ये स्ट्रिएटेड होंगी, इनके ऊपर स्ट्रिएशन पाया जाएगा, ठीक है।
इसलिए से हम क्या कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में से वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये क्या करती है, लोकोमोशन में काम करती है, लोकोमोटरी एक्शन, हाथ पर जैसे हिला रहे हैं तो ये लोकोमोशन में काम कर रही है। चेंज इन द बॉडी पोस्चर को चेंज करने में काम करती है। अब बात करते हैं विसरल मसल्स, जो हमारे इनर जो हॉलो ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन जिससे हमें क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये क्या है हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। ये इसमें विसरल मसल्स है, इनमें विसरल मसल्स है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात कीजिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो सब विसरल मसल्स से बनी हुई है। ये इनमें स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता, इस तरह से स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता, ये इस तरह से ये इस तरह से ऐसे सीधी ऐसे ऐसे मसल्स है, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं पाया जाएगा, पूरी मसल्स इस तरह से, ठीक है। उनमें देखिए स्ट्रिएशन पाया जा रहा है, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन एंड स्मूथ होती है, देखिए स्मूथ लग रही है, ठीक है। इसलिए से हम क्या कहते हैं विसरल मसल्स क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रिएशन मसल्स। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में, ये नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। इसलिए हम क्या कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ये कहती है ब्लड को, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट में जो काम करती है, फूड का ट्रांसपोर्ट में क्या काम करती है, ठीक है। गैमीट्स जेनिटल ट्रैक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये क्या होती है, कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिएशन पाया जाता है, जैसे कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिएशन पाया जाता है, इस तरह से स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड, इनमें भी स्ट्रिएशन पाया जाता है, बट ये इन्वॉल्वमेंट, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में डू नॉट कंट्रोल एक्टिविटी, देखिए ये नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में नहीं होंगी, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, अब हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से हमारा लोकोमोशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये देखिए इसे स्केलेटल मसल्स होती हैं, एक इसको हम क्या कहते हैं, बहुत सारे स्केलेटल मसल्स मिलकर, जैसे ये स्केलेटल मसल्स हो गए, ये मसल्स हो गए, ये मिलकर एक मसल बंडल का फॉर्मेशन, बहुत सारी ये स्केलेटल मसल मिल गए, ये इस तरह से एक मसल बंडल का इस तरह से फॉर्मेशन करती है, ठीक है, ठीक है। जब स्केलेटल मसल डिजाइन अंडरस्टूड मैकेनिज्म, ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल, देखिए इस तरह से मसल बंडल का फॉर्मेशन करती है। ये फिगर देख लीजिए, ये देखिए मसल बंडल है, ये मसल बंडल है, ये पूरा मसल बंडल, ये मसल बंडल, ठीक है। यहाँ पर 4 मसल बंडल दिख रही है, ये मसल बंडल का फॉर्मेशन करती है, सेम क्या कहते हैं फैसिकल मसल बंडल या फैसिकल मसल बंडल कहते हैं या तो फैसिकल कहेंगे, ठीक है। ये जो अंदर क्या है मसल सेल्स है, मसल फाइबर है, मसल फाइबर। अब ये सारे मसल बंडल, बहुत सारे मसल बंडल, ये देखिए बहुत सारे मसल बंडल इस तरह से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर एक लेयर है, सेम क्या कहते हैं। अब ये बहुत सारे मसल बंडल मिलकर क्या बनाएंगी, फैसिया, बहुत सारे मसल बंडल मिलकर बनाती है फैसिया, फैसिकल फैसिया, ठीक है। अब इनके ऊपर एक और लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इतना है, मसल मसल बंडल मिलकर, बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बनाएंगी, फैसिकल, फिर फैसिकल मिलकर क्या बनाएंगे, फैसिया, फिर इस तरह से पूरा मसल बंडल का मसल्स का फॉर्मेशन होता है, पूरा फैसिया मिलकर क्या बन जाता है, मसल, ठीक है। हम बात करते हैं मसल फाइबर की बात करते हैं, मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर है इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं, मसल फाइबर ये एक, इसके अंदर एक मसल फाइबर, ये मसल फाइबर की हम बात करते हैं, मसल फाइबर की बात करते हैं। मसल फाइबर के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मसल फाइबर, इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, इसको हम कहते हैं, ये देखिए सार्कोलेमा कहेंगे, इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस पाए, ये सब न्यूक्लियस है, खूब सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर क्या होते हैं, सिंसाइसियम, सिंसाइसियम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई, देखिए कंटेंस मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर एंडो की बात करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करेंगे, ठीक है।
यहाँ इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है कैल्शियम आयन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, जो मसल फाइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये मसल फाइबर ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं। अब ये मसल फाइबर हो गया, ये मसल फाइबर हो गया, इसके अंदर से एक पैरेलली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती है। इस तरह से पैरेलली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या होती है? माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे फिलामेंट, ये फिलामेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स या माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब हम एक माइक्रोफाइब्रिल को देखेंगे। एक माइक्रोफाइब्रिल को हम अगर डिटेल में देखें, डिटेल में इस तरह से डिटेल में देखें, तो ये माइक्रोफाइब्रिल है। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल को हम डिटेल में देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह से लाइट और डार्क टाइप के बैंड पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। ठीक है, लाइट और डार्क टाइप के बैंड पाए जाते हैं। ये देखिए, हैज़ एन अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। डिटेल स्टडी माइक्रोफाइब्रिल। जैसे अब ये माइक्रोफाइबर को हम डिटेल में अगर देखें तो स्ट्रिएशन अपीयरेंस होता है कि स्ट्रिएटेड है, कि ऐसे ये है माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, इसमें इस तरह से लाइट, उसके बाद इस तरह से डार्क, इस तरह से बना हुआ है। स्ट्रिएशन ऐसा लग रहा है स्ट्रिएटेड है ये, क्योंकि ये लाइट और डार्क बाइंड से बने हुए हैं। एक तरह एक बाइंड है, उसमें लाइट और डार्क कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइट और डार्क कलर से, इसलिए ये कैसे थे? स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिख रहे हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? लाइट डार्क बैंड क्या होते हैं? ये दोनों दो प्रोटीन से मिलकर बना, ये जो बैंड है इसके अंदर, ये दो ठो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एक प्रोटीन है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन। लाइट बैंड लाइट बैंड जो होता है वो एक्टिन से बना हुआ होता है। जैसे अगर लाइट बैंड की बात करें, लाइट बैंड किससे बना है? एक्टिन से बना हुआ है। इसे हम कहते हैं आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। लाइट बैंड को हम क्या कहेंगे? एक्टिन बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, आई बैंड। ठीक है, ये सब लाइट बैंड के नाम है। और डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड, डार्क बैंड। डार्क बैंड कौन सा होता है? मायोसिन। डार्क बैंड बना होता है मायोसिन से। ये किससे बना हुआ होता है? मायोसिन से। देखिए, ये दोनों प्रोटीन रॉड लाइक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, आल्सो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये देखिए इस तरह से बना हुआ था। जैसे ये डार्क बैंड हो गया। अब ये देखिए, हम डार्क बैंड, ये डार्क बैंड इस तरह से बना हुआ है। अब लाइट बैंड की बात करें, लाइट बैंड ऐसे बना हुआ होता है। ये मैंने लाइट बैंड बना दिया, ये इस तरह से लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है। ठीक है, अब फिर डार्क बैंड हो जाएगा। ये एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर हो रहा है। ये लाइट डार्क बैंड हो गया, मैंने रेड से बना दिया, पर ये ब्लैक से बनाना चाहिए था। फिर से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से अरेंज, ये डार्क बैंड हो गया। अब ये इस तरह से अरेंज है। ठीक है, एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर इस तरह से अरेंज है। ये जो एक्टिन जो होते हैं, ये एक्टिन, ये लाइट बैंड जो एक्टिन बैंड होते हैं, ये पतले होते हैं। ठीक है, थिनर, ये पतले होते हैं। फिलामेंट जो मायोसिन के हिसाब से ये पतले होते हैं। मायोसिन थोड़ा थिक होता है। मायोसिन फिलामेंट हैज कॉल्ड थिन एंड थिक। एक्टिन को हम क्या कहेंगे? थिन बैंड, और थिक मायोसिन क्या कहेंगे? थिक बैंड। ठीक है, एक एक्टिन के बीच में एक फाइबर होता है, जैसे ये एक्टिन बैंड है, ये वाला एक्टिन बैंड है, तो इसके ऊपर एक बीच में एक फाइबर इस तरह से बना हुआ होता है। ये एक्टिन बैंड है, एक फाइबर होता है जो इसको डिवाइड करता है बीच से। इसे हम क्या कहते हैं? जेड लाइन या बाइसेक्ट लाइन। बाइसेक्ट, जेड लाइन कहते हैं इसको, हम जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है फिलामेंट, ये इससे जुड़ा हुआ होता है, इस जेड लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ओ माय गॉड, कैंसिल हो गया। ये हो गया, अब ये बन गया। ये इसको डिवाइड कर रहा है एक फिलामेंट, इसे क्या कह रहे हैं? ये जेड लाइन। जेड लाइन ये आई बैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जेड लाइन थिक फिलामेंट इन दी ए बैंड आल्सो हेल्प टुगेदर मिडिल ऑफ दिस बैंड। ए बैंड के बीच में भी एक लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड एम लाइन। ए बैंड के बीच में भी एक लाइन होगी, इसे हम क्या कहेंगे?
ये हो जाएगा एम लाइन, ये एम हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। ये आई जेड लाइन किसके बीच में है, जेड लाइन बीच में है। थिक फिलामेंट इज आल्सो हेल्ड बाय मिडिल ऑफ दिस थिन फाइबरस कार्ड एम लाइन, ठीक है। ए एंड आई बैंड अरेंज अल्टरनेटिव थ्रू, ये देखो अल्टरनेटली है, ठीक है, जेड लाइन का फंक्शन कंट्रैक्शन। अब यही जो होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सार्कोमेयर, ठीक है। ये सार्कोमेयर क्या होता है, एक बात करते हैं सार्कोमेयर की। जैसे यहाँ पर ये आई बैंड है, ठीक है, एक आई बैंड, यहाँ ये जेड लाइन बन गया, आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन है, यहाँ पर भी एक जेड लाइन है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या कहलाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, सार्कोमेयर कहलाती है। एक सार्कोमेयर में क्या होगा, देखिए एक सार्कोमेयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी। ये सार्कोमेयर, एक जेड लाइन यहाँ पर भी इस आई बैंड के बीच में, एक जेड लाइन इस आई बैंड के बीच में, इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। एक जेड लाइन में क्या होगा, देखिए एक जेड लाइन में नहीं, एक सार्कोमेयर, ये दोनों सार्कोमेयर कहलाए। एक सार्कोमेयर में क्या है, एक सार्कोमेयर में दो हाफ आई बैंड है, इसको हाफ, इसका हाफ, टू हाफ, हाफ आई बैंड है ना, टू हाफ आई बैंड हो गया, टू हाफ आई बैंड हो गया, और वन वन क्या हो गया, ए बैंड हो गया, वन ए बैंड हो गया, ठीक है। टू हाफ आई बैंड, वन ए बैंड। एक सार्कोमेयर में क्या, टू हाफ आई बैंड, वन ए बैंड। जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो दोनों साइड में क्या होता है, फ्री एंड थिक फिलामेंट लिविंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल, इसको छोड़ो। अब जेड जोन की बात करें, एच जोन की बात, एच जोन क्या होता है, ये सेंटर जोन, ये जो ये पॉइंट होता है जो आई जोन से नहीं ओवरलैप है, ठीक है, जो आई जोन से नहीं, आई बैंड से नहीं ओवरलैप है। इन नेस्टिंग फेज एज ऑफ थिन फिलामेंट आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप फ्री एंड थिक फिलामेंट लिविंग द सेंटर पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, द सेंटर पार्ट, ये थिक फिलामेंट का, जैसे अभी ये रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज में क्या है, ये जो इसका बीच वाला पार्ट है आई ए बैंड का, ये किसी तरह से ओवरलैप, ये देखिए ऐसा लग रहा है ये ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैपिंग, ये जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर ओवरलैप नहीं है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, एच जोन। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एच जोन। जहाँ पर ये ओवरलैप नहीं है, आई बैंड से ओवरलैप नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। ये देखिए ये बना हुआ है, इसके नीचे ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। ये आई बैंड हो गया, ये क्या है, आई बैंड, ये आई बैंड है, ठीक है, ये आई बैंड है, और ये क्या है, ए बैंड है, ये वाला ए बैंड है, नहीं ये ए बैंड नहीं, ये वाला आई बैंड, ये सॉरी, ये आई बैंड हो गया, और ये ए बैंड हो गया, ठीक है। आई बैंड को बीच से काट रही, इसे क्या कह रहे हैं, जेड लाइन कह रहे हैं, और आई बैंड को बीच से काट रही है, क्या कह रहे हैं, जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। ये सार्कोमेयर, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, सार्कोमेयर, ठीक है। और जो जहाँ पर ये दोनों ओवरलैप नहीं है उसे क्या कहते हैं, देखिए ये ओवरलैपिंग है, आई बैंड ए बैंड ओवरलैपिंग है जगह पर, ये रेस्टिंग स्टेज है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, इसे क्या कह रहे हैं, एच जोन कह रहे हैं, इसको हम एच जोन कह रहे हैं। ये पोर्शन क्या कहला रहा है, एच जोन कहला रहा है, ठीक है। और इसको भी, जिससे ये ए बैंड को भी बीच से एक लाइन काटती है, इससे हम क्या कहते हैं, एम 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 लाइन, से हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लिए। अब हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एक्टिन ऑफ, अब हम एक्टिन फिलामेंट, ये जैसे एक्टिन फिलामेंट, थिन थिक फिलामेंट, ये ऊपर थिन फिलामेंट है, ए आई बैंड और ए बैंड, इन दोनों के हम बात करते हैं, इनके अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक्टिन फाइब्रिन फिलामेंट है, ये भी प्रोटीन से बने हुए, ठीक है। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एक्टिन फिलामेंट, एक थिन फिलामेंट किससे बना होता है,
टू एफ फिलामेंट एक्टिन से बना, 2F फिलामेंट से बना होता है, ठीक है, एफ फिलामेंट से बना, 2F एक्टिन फिलामेंट से बना होता है, ठीक है। एक एक्टिन फिलामेंट 2F फिलामेंट से बना होता है, ये देखिए एक्टिन फिलामेंट 2F फिलामेंट से बना होता है, ठीक है, जो एक दूसरे में इस तरह से लिपटे हुए होते हैं। ये F फिलामेंट हो गया, इस तरह से जुड़ा है, ये दूसरा F इस तरह से लिपटे हुए हैं, ठीक है। जो अब ये F फिलामेंट है, ये F फिलामेंट है, ये भी पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है जी ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन फिलामेंट, जी एक्टिन का ग्लोबुलर एक्टिन, इसे क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन, इनसे इसका पॉलीमर होता है। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन। ये देखिए अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये हो गया एक्टिन फिलामेंट, ये हो गया एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, और ये हो गया मायोसिन, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। ये देखिए ये जो ये फिलामेंट है, ये वाला पोर्शन, ये एफ एक्टिन है, ठीक है, एफ एक्टिन, ये एक एफ एक्टिन हो गया इस तरह से, ये दूसरा हो गया 2F हो गया, ये एफ एक्टिन देखिए बना हुआ है, एफ एक्टिन एक इस तरह से गोल गोल है, ये बहुत सारे जी ग्लोबुलर एक्टिन जी एक्टिन इस तरह से मिले हुए हैं, ये जी एक्टिन हो गया, जी एक जी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जी मिलाकर मिलकर क्या बना रहे हैं, एफ एक्टिन, ठीक है, एफ एक्टिन बना रहे हैं। अब 2F एक्टिन इस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या कहला रहे हैं, ठीक है, 2F एक्टिन जुड़ते हैं। उसके बाद एक और लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन, टू फैसिलिटेट अनदर प्रोटीन, दो और प्रोटीन होती है, एक तो जी एक्टिन हो गया, ठीक है, और दूसरी दो और प्रोटीन, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, दो फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, देखिए ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है। दो और लेयर होती है प्रोटीन की, देखिए ये जो रस्सी नुमा लेयर है, ये भी दो है, एक ये है और एक ये, दो लेयर है, ठीक है, रस्सी नुमा लेयर है, ये भी इस तरह से इससे जुड़ी हुई है, दो लेयर इस तरह से जुड़ी हुई है। क्या कौन सी लेयर है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन होगी। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, इसे कौन सी होती है, ट्रोपोनिन। एक और प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, जो जगह जगह पर होती है कई इंटरवल में, देखिए ये देखिए, ये फिगर की हम बात कर लेते हैं, ये देखिए ये है ट्रोपोनिन, ये कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कई ट्रोपोनिन मिलकर बने हुए हैं, इसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कह रहे हैं। ये देखिए जगह जगह पर है, ठीक है, इसे कई इंटरवल में रखिए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। अब ये पूरा बनाता है एक रेगुलर इंटरवल, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रखी हुई है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रखी हुई है, जगह जगह पर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन, रेस्टिंग स्टेज सेवन ट्रोपोनिन मास द एक्टिन बैंड। यहाँ ये क्या होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है मायोसिन, मायोसिन इससे बाइंड करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बाइंड पहले इससे मायोसिन इससे बाइंड करता है। तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन ये बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट है फॉर, ये बाइंडिंग साइट है फॉर मायोसिन, मायोसिन का बाइंडिंग साइट है, ठीक है, ये मायोसिन का बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट पे क्या है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है, इससे मायोसिन बाइंड करेगा। अब मायोसिन की बात करते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट पॉलीमर ऑफ, ये भी पॉलीमर प्रोटीन है, ठीक है, बहुत सारे मोनोमरिक मीरोमायोसिन, ये पॉलीमर प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मोनोमर पोलो मीरोमायोसिन, मोनोमरिक मीरोमायोसिन प्रोटीन होती हैं, जो मिलकर क्या बनाती हैं, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ग्लोबुलर हेड, इससे अब ये मीरोमायोसिन, ये एक मीरोमायोसिन है, ठीक है, ये क्या है, मायोसिन प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर एक मीरोमायोसिन बनाते हैं, मीरोमायोसिन मिलकर एक मायोसिन बनाते हैं, ये मोनोमर है, ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं तब एक मायोसिन बनता है, और ये पूरा एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इम्पॉर्ट, एक मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, टू इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक ग्लोबुलर हेड होगा, दूसरा शॉर्ट आर्म एंड टेल होगा, दो पार्ट हो गया, ठीक है। और पहला ग्लोबुलर हेड को क्या कहते हैं, हेवी मीरोमायोसिन, HMM, और लेटर जो लाइट पार्ट होती है इसे क्या कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस एंगल फ्रॉम द ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पॉलीमराइज मायोसिन, ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो हेड वाला पार्ट है, ये हेड,
इसको क्या कहते हैं, हेवी मीरोमाइसिन। और जो नेक, शॉर्ट आर्म और ये टेल, ये शॉर्ट आर्म हो गई और ये टेल हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, लाइट मीरोमाइसिन। ठीक है, ठीक है। हेड पे जो है एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है, यहाँ पर एक्टिन से जुड़ता है, ये एक्टिन जो टिरोफोमाइसिन है ये इससे जुड़ेगा। ठीक है, और एटीपी बाइंडिंग साइड भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइड होगा इस जगह पर, कि एटीपी जब इससे जुड़ेगी तभी तो ये उससे जुड़ेगा। ठीक है, पहले इसको एटीपी एनर्जी मिलेगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बगैर एनर्जी के थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एटीपी बाइंडिंग साइड यहाँ पर होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइड हेड के ऊपर होती है। हेड और क्रॉस आर्म, ये जो आर्म होती है, ये देखिए, द हेड इज शॉर्ट आर्म प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, इसको कहते हैं, इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं। ये जो आर्म है, ये हेड का पार्ट हो गया और ये जो आर्म का पार्ट हो गया, ये जो है जगह जगह पर जो मायोसिन जब बनता है, मायोसिन बनता है, जैसे ये मायोसिन बना, इसे ऐसे निकली हुई होती है, ऐसे निकली हुई होती है। ठीक है, ऐसे निकली हुई है, मायोसिन बना ऐसे निकली हुई है, ये मायोसिन हो गया पूरा, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर मायोसिन बना रहे हैं, ये ऐसे निकली हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म। से हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस आर्म। ठीक है, यहाँ पर दोनों निकली हुई है, सीधी है। ग्लोबुलर है एक्टिव बाइंडिंग एटीपी साइट, एटीपीएस एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ठीक है, एटीपीएस एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, ग्लोबुलर हेड में पाया जाएगा। ठीक है, ये दोनों बाइंडिंग साइट होती है इनके पास। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई, इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो एक्टिन बैंड है, एक्टिन बैंड वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर, जैसे इधर जाता है तो स्लाइड करता है। ठीक है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है, जैसे एक सिग्नल भेजा जाता है सीएनएस से ठीक है, नर्वस सिस्टम से, जैसे सीएनएस से आया मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स हो गए, मैं यहाँ न्यूरॉन्स बना देता हूँ, ये हो गया मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये हो गया मसल फाइबर, ये मसल फाइबर हो गया। ये देखिए, ये मोटर न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम कहाँ का है, सीएनएस का पार्ट है, ये न्यूरॉन किसका पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है सीएनएस मोटर न्यूरॉन से, कहाँ पर, इसमें मसल फाइबर के पास सिग्नल भेजेगा, मसल फाइबर के पास न्यूरॉन किससे भेजता है, वाया मोटर नर्व्स। ठीक है, जो सीएनएस से जो सिग्नल आएगा उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, ये मोटर न्यूरॉन है, इससे इस मोटर न्यूरॉन से क्या जुड़ा हुआ होता है, मसल फाइबर, मसल फाइबर इस मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ये मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर कनेक्टेड है, ये मसल फाइबर है, ये पार्ट मसल फाइबर का है, ये मोटर न्यूरॉन है, इससे कनेक्टेड है। इन दोनों को बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ये कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं, जिस जगह पर ये कनेक्टेड है इसको हम कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, इसको मोटर एंड प्लेट कहते हैं। न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन, यहाँ पर जब सिग्नल पहुँचता है, जैसे यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहुँचता है सिग्नल, इस जंक्शन पर पहुँचता है, इस जंक्शन पर जैसे ही सिग्नल पहुँचता है तो ये जो न्यूरॉन्स है ये एक केमिकल सिक्रीट करती है, इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती हैं, इसे हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं, एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट कहती है, इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, इस मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, और ये क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल से इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम भरा हुआ है, एक कैल्शियम बाहर
सार्कोप्लाज्म में सिक्रीट कर देंगी, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में सिक्रीट कर देंगी। देखिए, दिस स्प्रेड आउट मसल फाइबर कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म। जैसे इसमें कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, ये सार्कोप्लाज्म, इससे एक्टिन का जो ट्रॉफिन सब यूनिट थी, ट्रॉफिन सब यूनिट, ठीक है, ट्रोपोनिन सब यूनिट होती है, एक्टिन का जो ट्रोपोनिन है, ये देखिए, इससे कंबाइंड हो जाती है, ट्रोपोनिन से कंबाइंड हो जाती है, ये ट्रोपोनिन है, इससे कंबाइंड हो जाती है, इससे कंबाइंड हो जाती है, और इसके ऊपर एक मास्क लगा हुआ है, उसको रिलीज़ कर देती है, इससे कंबाइंड होकर कैल्शियम आयन से कंबाइंड हो जाती है, और इसके ऊपर एक मास्क लगा होता है, उसको रिलीज़ कर देती है, और फिर एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को खोल देती है, जिससे मायोसिन इससे अटैच हो सके। फिर उसके बाद क्या होता है, मायोसिन इससे अटैच हो जाता है। यहाँ पर मायोसिन जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, उससे एनर्जी लेता है, एनर्जी लेकर ये मायोसिन बाइंड इससे बाइंड हो जाता है, ठीक है, इस ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है, मायोसिन का हेड इससे बाइंड हो जाता है, और क्या इससे क्या बना लेता है, क्रॉस ब्रिज। ये यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे, और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देते हैं, कनेक्ट होकर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये जो एक्टिन है, ये मायोसिन अंदर की तरफ खींचता है, मायोसिन इस तरह से अंदर की तरफ खींचता है एक्टिन को अंदर की तरफ ऐसे खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, इससे क्या होगा, पुश द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है, इससे क्या होता है, जेड लाइन जो होती है वो भी कम हो जाती है, अंदर की तरफ खींच जाती है, जो एक्टिन से जो कनेक्ट है वो भी अंदर की तरफ खींच जाती है, इससे सार्कोमेयर कम हो जाता है, ठीक है, सार्कोमेयर कम हो जाता है, इससे यही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। सार्कोमेयर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, वो सार्कोमेयर कहलाती है। तो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, दो जेड लाइन जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो कम हो जाएगी जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। जब ये सार्कोमेयर कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल में। इसमें क्या होता है, जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड रिड्यूस हो जाती है, और ए बैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बैंड की लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद मायोसिन एडीपी और फास्फेट को रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। उसके बाद ये एटीपी का फिर से फॉर्मेशन करती हैं, एटीपी का फिर से फॉर्मेशन करेंगी, फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, और दोबारा से ये साइकिल चलती रहेगी। जब तक ये साइकिल चलेगी, जब तक कैल्शियम आयन दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना चला जाए, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा से कैल्शियम आयन अंदर ना चला जाए, और एक्टिन के ऊपर मास्क न लग जाए, ठीक है। तब क्या होगा, जेड लाइन अपने स्थान पर आ जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। ये देखिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे होता है। ये रिलैक्स स्टेट में है, एच जोन है, आई बैंड है, ये देखिए जेड लाइन है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जेड लाइन देखिए इधर खींच गया अंदर की तरफ, तो जेड लाइन ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, ये सार्कोमेयर कहलाता है, सार्कोमेयर कम होगी, ठीक है, सार्कोमेयर कम होगी तो आई बैंड की डिस्टेंस कम हो जाती है। जब और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये देखिए मैक्सिमली, ये देखिए, ये दोनों आई बैंड एकदम ही कम हो गया, जेड लाइन एकदम पास आ गई, ये देखिए, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देखिए जेड लाइन के बीच की दूरी कम हो गई, सार्कोमेयर और कम हो गया है, तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे बार बार अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कहेंगे, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ पर क्या होता है, फटीग बन जाता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। हमारी बॉडी में दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, एक होती हैं रेड मसल्स जिनमें रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, इसे मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन
रेड कलर की होती हैं, इसे हम रेड फाइबर कहते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो बहुत सारा ऑक्सीजन स्टोर करते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ मसल्स होती हैं जिनमें जिन्हें हम वाइट फाइबर कहते हैं। इनमें मायोग्लोबिन की संख्या कम होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या कम होती है। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है और ये एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी देती है, जबकि मायोग्लोबिन एरोबिक प्रोसेस से एनर्जी देती है, एरोबिक प्रोसेस से। ये इन्हें एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। मसल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रेड मसल्स, एक होती है वाइट मसल्स, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना है। हमारी बॉडी में 206 बोन पाई जाती हैं और कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम दो भाग में डिवाइड है, एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी का मेन एक्सिस होता है, ठीक है। इनमें स्कल आता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ये चार चीज़ें आती हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल में दो सेट ऑफ बोन होते हैं, स्कल में 2 सेट्स ऑफ बोन होती हैं। एक्सियल में 80 बोन्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है। स्कल में 2 सेट्स ऑफ बोन होती हैं, एक होती है क्रेनियल, दूसरी होती है फेसियल। क्रेनियम, ठीक है, स्कल क्रेनियल फेसियल होती हैं जो 22 होती हैं। क्रेनियल में 8 बोन्स जो हमारे कवरिंग करती हैं ब्रेन की कवरिंग करती है, ठीक है। क्रेनियम, ये 8 बोन्स ब्रेन की कवरिंग करती हैं। फेसियल, जिनसे हमारा आगे का फेस का फ्रंट पोर्शन बना होता है स्कल का, ये 14 होती हैं, ठीक है। एक यू शेप बोन पाई जाती है जो बक्कल कैविटी में बेस के नीचे की तरफ, बक्कल कैविटी में नीचे की तरफ होती है यू शेप बोन, ठीक है। इसे हम कहते हैं हायर्ड बोन, ठीक है। ये भी स्कल का पार्ट होती है। और एयर में दोनों एयर में 3 बोन्स पाई जाती है, एक होती है मैलस इनकस स्टेप्स, 3 लेफ्ट ईयर में, 3 राइट ईयर में, ठीक है। कलेक्टिवली इसे कहते हैं एयर ऑस्किस कितनी होंगी? 6। मैलस इनकस स्टेप्स 2 पाई जाएंगी। स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर वाले रीजन से स्कल जुड़ा हुआ होता है। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपिटल कंडाइल। स्कल में 2 बोन होती हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपिटल कंडाइल। 2 ऑक्यूपिटल कंडाइल प्रेजेंट होती हैं, ये वाली हम दिखा देते हैं। ये जो बोन है, ये वाली बोन, ये दोनों क्या है? ऑक्यूपिटल कंडाइल यहाँ पर दिया हुआ है। इससे अब वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ होता है, इससे ये वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो भी स्कल की हड्डी होती है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होंगी, ठीक है। 26 बोन होंगी जो डॉर्सली प्रेजेंट होंगी। ये स्कल के बेस से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बनाती है। एक वर्टिब्रल कॉलम में सेंटर की तरफ, जैसे ये वर्टिब्री होगी, इसके सेंटर की तरफ एक होल होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? हॉलो पोर्शन। इसे हम कहते हैं न्यूरल कैनाल, इसके थ्रू स्पाइनल कार्ड पास करती है न्यूरल कैनाल। फर्स्ट वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्टिब्री स्कार्ड एटलस, जो ऑक्यूपिटल कंडाइन से जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम 4 पार्ट में डिवाइड होती है, 5 पार्ट में डिवाइड होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर एंड सैक्रल एंड कॉकेजियल,
ये 5 पार्ट में डिवाइड। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5 एंड सैक्रल 1 एंड कोक्सियल 1। जो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कल के जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है। ज़्यादातर मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है? 7। जैसे ह्यूमन में भी 7 होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कार्ड, इसके अंदर से स्पाइनल कार्ड जा रही है, स्पाइनल कार्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को, और हेड को सपोर्ट करता है, रिब्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक स्टर्नम आगे की तरफ होती है, फ्लैट बोन थोरैक्स के मिडिल में प्रेजेंट होती है। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर रिब्स पाई जाती है। 12 पेयर मतलब 24 बोन्स। ईच रिब्स, सभी रिब्स पीछे की तरफ किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ किससे जुड़ी होंगी? आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होंगी और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होंगी। इसे हम कहते हैं बाइसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो फर्स्ट 7 पेयर होती हैं, ये देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं। जो 7 पेयर तक 1 2 3 4 5 6 7 जो यहाँ तक है ये कहला रही ट्रू रिब्स, ये कहलाती है ट्रू रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर कॉल्ड ट्रू रिब्स। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू ये पीछे की तरफ वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। 8 9 10 पेयर रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट, ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती हैं। ये 7th वाली जो 7th पेयर वाली जो 7th रिब्स है उससे जुड़ी होती हैं हाइलैंड कार्टिलेज के द्वारा। ये 7th रिब्स से जुड़ी हुई होती हैं। इसे हम कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्टर फॉल्स रिब्स से कहते हैं फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कॉन्टर रिब्स। लास्ट 2 पेयर रिब्स 11 to 12 आर नॉट कनेक्टेड, ये पीछे की तरफ किसी से भी नहीं जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और रिब केज का फॉर्मेशन कौन करता है? थोरैसिक वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, ये क्या करते हैं? रिब केज का फॉर्मेशन करती हैं। और लिम्स के बोन की बात करें, ये कौन सा फॉर्म? लिम्स ये की जो बोन होती हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट होती है। ठीक है, वो यहाँ तक एक्सियल स्केलेटन हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। ईच लिम्स, हमारी बॉडी में 4 लिम्स पाए जाती हैं, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। लिम्स कितने हड्डी होती हैं? 30 बोन्स होती हैं। बोन्स ऑफ हैंड 4 लिम्स एंड ह्यूमरस। देखिए हैंड की लिम्स बोन्स होती है, हैंड की जो बोन्स होती हैं उनमें एक होता है ह्यूमरस, रेडियस सबसे ऊपर वाली हैंड ये होती है ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस होगी, और रेडियस ये अल्ना, रेडियस अल्ना कार्पसेल्स है। रिस्ट बोन ये 8 होती है। मेटाकार्पसेल्स ये 5 होंगी, और उसके बाद फैलेंजीज जो उंगलियों में जो हड्डी होती है और फैलेंजीज कहते हैं 14 होती हैं। थंब में 2 होंगी, बाकी में 3। ठीक है, और हम अगर लेग्स की बात करें, लेग की बात करें तो फीमर जो थाई बोन होती है वो लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं फीमर को। उसके बाद टिबिया फिबुला 2 बोन हो गए। फिर टार्सेस, एंकल बोन 7 होती है। फिर मेटाटार्सेस 5 हो गई, और फैलेंजीज 14। ठीक है, एक कप शेप बोन पाई जाती है, इसे कहते हैं पटेला। एक और बोन पाई जाती है, इसे कहते हैं पटेला, जो इसे नी में आगे की तरफ होती है, घुटने में आगे की तरफ होती है, इसे हम कहते हैं पटेला बोन। ये मिलाकर ये 30 बोन्स पाई जाती हैं। 2 गर्डल पाए जाते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल, जहाँ से पेक्टोरल गर्डल वो होता है जहाँ से हैंड जुड़ा हुआ होता है, पेल्विक गर्डल जहाँ से लेग जुड़ा हुआ होता है। अपर लिम्ब जुड़ी होती है पेक्टोरल गर्डल से, लोअर लिम्ब किससे जुड़ी होती है? पेल्विक गर्डल से। दोनों गर्डल के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल का आधा पार्ट एक हड्डी क्लेविकल से जुड़ा, क्लेविकल का और स्केपुला का बना हुआ होता है। दो बोन्स पाई जाती है, एक होती है क्लेविकल, दूसरा होता है स्केपुला। स्केपुला ट्रायंगुलर बोन होती है, ये स्केपुला है। ये देखिए, जो पीछे की तरफ ये वाली बोन पाई जा रही है ये स्केपुला कहला रही, पीछे की तरफ जो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ऊपर वाली बोन ये जो ऐसे है ये कहला रही है क्लेविकल, ये क्लेविकल पाई जा रही है। ठीक है,
यही दो बोन प्रेजेंट होती है। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड डॉर्सली थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड, कहाँ प्रेजेंट होती है, सेकंड एंड सेवंथ रिब्स, सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसमें देखिए स्लाइटली एलिवेटेड रिज पाया जा रहा है, इसे कहते हैं स्पाइन विच प्रोजेक्ट फ्लैट प्रोसेस का एक्रोमियन। इसमें एक प्रोसेस के पाया जाता है, इसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इस तरह से एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है। जो क्लेविकल होता है, क्लेविकल इसी एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। इस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ से कनेक्टेड है, इसको हम कह रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पर इसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में एक डिप्रेशन पाया जाता है, इसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। डिप्रेशन मतलब गड्ढा, ठीक है, उसे हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। यहाँ से हैंड जुड़ा होता है, हैंड का कहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ग्लिनॉइड कैविटी से, फ्रॉम द शोल्डर। शोल्डर से हैंड कैसे जुड़ा होता है, ग्लिनॉइड कैविटी से जुड़ा होता है, ठीक है। एक क्लेविकल में सिलेंडर लाइक, क्लेविकल क्या होता है, सिलेंडर लाइक बोन होती है, जो कर्वेचर इसमें इस तरह से कर्वेचर बना हुआ होता है, ऐसे। क्लेविकल इस तरह की कर्वेचर टाइप हड्डी होती है, इस तरह से, ठीक है, क्लेविकल है। इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। पेल्विक गार्डल में क्या होते हैं, दो कॉक्सल बोन पाई जाती है। पेल्विक गार्डल में दो कॉक्सल बोन पाई जाती है, ठीक है। ईच कॉक्सल बोन कितनी की, तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जहाँ पर हैंड नहीं, जहाँ पर लेग से थाई से आर्टिकुलेटेड होता है उसे हम कहते हैं एस्टेबुलम। एस्टेबुलम यह भी एक डिप्रेशन है, ठीक है, जहाँ से थाई जुड़ी हुई है, थाई इस कॉक्सल बोन से जुड़ी हुई, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टेबुलम। जो पेल्विक गार्डल का दोनों हाफ है पीछे की तरफ जुड़ता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस, यहाँ पर सिम्फाइसिस की जगह पर एक फाइब्रस कार्टिलेज पाया था, कार्टिलेज के थ्रू ये दोनों हाफ जो पेल्विक गार्डल है वो जुड़ी हुई होती है। जॉइंट्स की बात करें, जॉइंट्स का हमारे बॉडी के लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, एक फाइब्रस जॉइंट किसी भी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ टेंस, ये स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्कल की बोन्स इससे जुड़ी होती है, ठीक है। ये एंड टू एंड पूरा जुड़ा हुआ होता है, क्रेनियम में प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करें, ये हेल्प टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, इन्वॉल्व द जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है, कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ता है, एडजेसेंट वर्टिब्री को जोड़कर वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, ठीक है। ये लिमिटेड मूवमेंट, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। फाइब्रस जॉइंट में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, कार्टिलेजनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है। एक होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ये ऐसा जॉइंट होता है, इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। जॉइंट के बीच में फ्लूइड फील्ड होता है, जिसके थ्रू मूवमेंट के लिए सरफेस प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं, कंसीडरेबल मूवमेंट, इसमें कंसीडरेबल मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट के लिए जगह देता है। ये जॉइंट इन द ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट कई तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में। हाथ की जो ह्यूमरस हड्डी होती है लास्ट ऊपर वाली, और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, यहाँ पर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट जो नी में प्रेजेंट होता है, तो कहते हैं हिंग जॉइंट। पाइवट जॉइंट ये अटलस एंड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर वाली जो बोन्स होती हैं, अटलस एंड एक्सिस, पहली अटलस होती है, सेकंड एक्सिस होती है, इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है जो कार्पसेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हाथ में जो कलाई की हड्डी होती है, ठीक है, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। सेडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्पल एंड
मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल का थम के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है। जॉइंट को हम फलक्रम भी बोलते हैं। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। इसके मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये अपने आप इम्यून होने वाला डिसऑर्डर है। ये न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन मैंने बताया उनमें फटीग हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, या पैरालिसिस, स्केलेटल सिस्टम में पैरालिसिस हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्केलेटल मसल्स का अपने आप से डीजनरेट हो जाना, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स का अपने आप डीजनरेट हो जाना, मतलब नष्ट होना, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। एक होता है टिटैनी, रैपिड स्पार्म, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, पैरों में मसल्स में, हमारे बॉडी के मसल्स में अपने आप जो एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टिटैनी। ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ठीक है। एक होता है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना, आर्थराइटिस कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये एज रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। इसमें बोन्स का मास जो है अपने आप कम होने लगता है, ठीक है, अपने आप कम होने लगता है, बोन्स का मास कम होने लगता है और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। ये किस वजह से, एस्ट्रोजन की कमी, एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। गाउट, अगला इन्फ्लामेशन निकलाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का जॉइंट में बढ़ जाना उस कहलाता है गाउट। चैप्टर एंड हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू।